नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम देखेंगे भाषा द्वितीय हिंदी के अंतर्गत 24 जुलाई 2022 को जो रीट का पेपर हुआ था उसी के प्रश्न पत्र का हल हम आज करने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्न संख्या 61। तो देखिए, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जैसे RS हुआ, रीट जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें फर्स्ट लेवल के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य जो टेट संबंधी जो राज्यों से परीक्षाएं होती है उसमें भी यह महत्वपूर्ण होगा। विशेषकर सी टेट में जब हिंदी भाषा प्रथम और द्वितीय, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्रश्न संख्या 61 शुरू करते हैं। मन उचट गया वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मन उचट गया। ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी सरल एवं मिश्र वाक्य। तो देखिए, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र। जब वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती तो वो वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। लेकिन जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से या शब्द से जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और मिश्र वाक्य, जब वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से होती है जिसमें एक प्रधान और अन्य वाक्य गौण हो, अर्थात एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो देखिए, मन उचट गया ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, साधारण वाक्य। मन उचट गया साधारण वाक्य है। थाह लेना मुहावरे का अर्थ है: ए परास्त करना, बी भेद पता करना, सी विश्वास पात्र होना, डी चिंतामग्न बैठना। तो थाह लेना का अर्थ होता है भेद पता करना। देखिए, परास्त करना जो मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है वो होता है दांत खट्टे करना। उसने युद्ध में शत्रु के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात उन्हें परास्त कर दिया। और चिंतामग्न बैठना अर्थात मुंह लटकाना, चिंतामग्न होकर बैठना। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा विश्वास पात्र होना किस मुहावरे का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 63, स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, कौन सा कारक है यहाँ पर? ए संबंध, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी अधिकरण कारक। तो इस वाक्य में देखिए, स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, तो कंबल दिए गए हैं किसको? गरीबों को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा संप्रदान कारक, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसे हम दे रहे हैं दान के रूप में उसमें चतुर्थी विभक्ति लगकर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर गरीबों को दिया गया है तो रेखांकित किया गया है गरीबों को, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ है। प्रश्न संख्या 64, मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है: ए प्रसन्न होना, बी मन भरना, सी फूल बरसना, डी सावन बरसना। मन उमजो राजस्थानी मुहावरा है, इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए प्रसन्न होना, अर्थात मन ऐसा प्रसन्न हो गया, खिला गया है। तो यहाँ पर मन उमग्यो, इसका अर्थ हुआ ऑप्शन ए प्रसन्न होना। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछा है। ए लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, बी आज मेरी परीक्षा है, सी खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। तो प्रश्न संख्या 65 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ हुआ धीरे धीरे चलता है। प्रश्न संख्या 66, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? ए पार्कर, बी जॉन डीवी, सी मेरियन, डी पार्कहर्स्ट। तो जो शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी, इनके शिष्य थे WH किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है प्रायोजना विधि। इन्होंने जो प्रायोजना विधि की परिभाषा बताई है कि प्रायोजना एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है।
योजना एक सहृदय उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये जो जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने प्रायोजना की परिभाषा दी है। और किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना के 4 प्रकार बताए हैं: रचनात्मक, समस्यात्मक, कलात्मक और अभ्यासात्मक। रचनात्मक, समस्यात्मक, कलात्मक और अभ्यासात्मक 4 प्रकार बताए हैं योजना के। और ये अमेरिका के निवासी थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण पद्धति में इसका प्रोजेक्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन प्रोजेक्ट जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग रिचार्ड्स ने किया था। सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत किया था, लेकिन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किलपैट्रिक ने किया था। और इसके अतिरिक्त जो प्रायोजना से संबंधित है वो थॉमस एम रिस्क है। इन्होंने प्रोजेक्ट के 3 प्रकार बताए हैं। थॉमस एम रिस्क ने उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट, बौद्धिक प्रोजेक्ट, विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट। इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में प्रोजेक्ट के 3 प्रकार बताए हैं। इसके अतिरिक्त एल्सबर्थ कॉलिंस ने भी 4 प्रकार बताए हैं प्रोजेक्ट के: खेल के प्रोजेक्ट, सैर सपाटे वाले प्रोजेक्ट, कहानी प्रोजेक्ट और नैतिक प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट विधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण और परिभाषा और उसके प्रकारों को हमने देख लिया है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 67। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है: ए प्रदर्शन एवं निर्देशन, बी आदर्श संभाषण, सी अभिनय प्रदर्शन और डी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है वो है अभिनय प्रदर्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के, सूक्ष्म आकार के। तो देखिए, जैसे प्रतिलेख होता है उसके अंतर्गत जो अक्षर बनाए जाते हैं वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, उसमें आकार की कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, किसी भी आकार के। प्रश्न संख्या 69। भाषा पुस्तकालय में होनी चाहिए: ए लोकरंजनकारी, बी साहित्यिक, लोक मंगलकारी या इन सभी प्रकार की। तो भाषा पुस्तकालय में जो लैंग्वेज लाइब्रेरी होती है उसमें किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? तो ऑप्शन सरल सा प्रश्न है, डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। लोक रंजनकारी भी होनी चाहिए, साहित्यिक पुस्तकें भी होनी चाहिए और लोक मंगलकारी पुस्तकें, सभी प्रकार की पुस्तकें भाषा पुस्तकालय में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है: चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो, दूरदर्शन। तो देखिए, दृश्य पूछा है तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्र विस्तारक, जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं। तो चलचित्र जो फिल्म होती है वह श्रव्य और दृश्य दोनों होती है, रेडियो केवल श्रव्य होती है और दूरदर्शन जो होता है टेलीविज़न वो भी श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का होता है। यहाँ प्रश्न में केवल दृश्य साधन पूछा है तो वो प्रोजेक्टर होता है, चित्र विस्तारक। प्रश्न संख्या 71। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती? ए भाषण, बी वार्तालाप, सी अभिनय और डी गद्य शिक्षण। तो जो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियां होती है उसके अंतर्गत भाषण भी आता है, वार्तालाप भी आता है, अभिनय भी आता है, लेकिन गद्य शिक्षण नहीं आता है। प्रश्न संख्या 72। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है: ए बालगीत सुनाना, बी साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर और डी बाल फिल्म प्रदर्शन। पठन कौशल विकसित करने हेतु सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? प्रश्न संख्या 72 के अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल साहित्य पढ़ना, क्योंकि पठन का कौशल विकसित करना है तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 में निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो आप अगर ये देखेंगे तो हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, बस उसकी थोड़ी सी भाषा अलग बदल के आती है। विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिक, अमानकीकृत। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 में, अमानकीकृत नहीं होना चाहिए प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 74।
टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। ए, छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना। बी, मूल्यांकन सापेक्षित रूप से नवीन प्राविधिक पद है। सी, जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थी अपने लक्ष्य प्राप्त करना। और डी, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो देखिए, टारगर्सन और एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न संख्या 75, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, डी, अनुवर्ग। तो तात्कालिक लक्ष्य और विद्यार्थी की अधिगम समस्या के कठिनाई का हल करने हेतु शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। यदि हम विद्यार्थी की अधिगम समस्या और कठिनाई का पता लगाते हैं तो वो तो होता है निदानात्मक, लेकिन उस कठिनाई को दूर करना कहलाता है उपचारात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 76 से 85 तक के उत्तर दीजिए। देखिए, पहले हमें गद्यांश देखेंगे, फिर उसके उत्तरों को देखेंगे। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों का दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है। शिवालिक का या शिवा की जटा जूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटिकाई जटा सी इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 76, कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। तो देखिए, जो क व्यंजन है उसका कौन सा प्रयत्न होता है। तो प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य 11 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क जो रेखांकित किया गया है, ये बाह्य प्रयत्न में से पूछा गया है कि इसका बाह्य प्रयत्न कौन सा है। ए घोष, बी महाप्राण, सी अघोष और डी संघर्षी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अघोष। क वर्ण जो होता है उसका प्रयत्न होता है अघोष। तो देखिए, घोष किसके होते हैं, वर्ग के जो तृतीय वर्ण होते हैं उनका प्रयत्न होता है घोष। वर्ग के जो प्रथम वर्ण होते हैं, देखिए क के जगह पे च हो, त हो, प हो, तो उनका भी प्रयत्न अघोष ही होगा। वर्ग के प्रथम जो वर्ण होते हैं उनका प्रयत्न होता है अघोष। वर्ग के तीसरे जो वर्ण होते हैं उनका प्रयत्न होता है घोष। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो महाप्राण में से पूछा जाता है तो वर्ग के दूसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण जो कहलाते हैं श, स, स और ह, इनका प्रयत्न होता है महाप्राण। इसके अतिरिक्त जो एक और पूछा जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य, व, र, ल, तो इनके प्रयत्न होते हैं अल्प प्राण। तो इस प्रकार से इनको याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार कोई महाप्राण या अल्प प्राण में से पूछा जा सके। प्रश्न संख्या 77, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव में से शब्द बनते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत या
संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, तत्सम शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है तत्सम, उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान ही, तो वो तत्सम कहलाते हैं। और अगर उनका कुछ रूप परिवर्तित हो रहा है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप पूछा है। ए लक्षित, बी लाख, सी लाक्षा, डी लाखा। तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाख। प्रश्न संख्या 78, श्रृंखला श्रृंगम युग्म का सही अर्थ होता है। तो क्या होता है इसका अर्थ देखेंगे। ए श्रृंगाल जंजीर, बी करधनी कमल, सी चोटी पहाड़ और डी अद्र क्रम। तो श्रृंखला और श्रृंगम युग्म का सही अर्थ, ये जो प्रश्न था इसमें बोनस दिया गया था, अर्थात इसका कोई भी अर्थ नहीं, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं माना गया था। तो देखिए, श्रृंखला जो होती है उसका अर्थ होता है जंजीर और श्रृंग का अर्थ होता है चोटी, जंजीर और चोटी। तो जिसे हम कहते हैं ना पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला अर्थात पर्वतों की एक चेन सी बनी हुई, तो पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे श्रृंखला का अर्थ हो गया जंजीर और श्रृंग का अर्थ होता है चोटी। जो सबसे ऊपरी भाग होता है पर्वत का वो श्रृंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 79 देखें। इसमें निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण हैं। कौन कौन सा है? ए स्वर्णिम, बी अलग, बी शिवालिक, सी और पौर्विक, सी पंचम रसायन और डी भौतिकी और औद्योगिक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 79 में ऑप्शन बी शिवालिक। तो शिव धन इक प्रत्यय और यहाँ पे पूर्व धन इक प्रत्यय होकर बना पौर्विक और शिवालिक। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। संपू, सम, स, संप। तो बहुत सरल सा प्रश्न है। संपूर्ण में सम उपसर्ग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो देखिए, गुण होता क्या है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, या ऊ या ऊ के बाद, क्षमा कीजिएगा, ऊ या ऊ से पूर्व अ या आ के बाद ई या ई आए तो इसको ए हो जाता है। और अ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो इसे ओ आदेश हो जाता है। अगर री अ या आ के बाद री आता है तो उसे अर आदेश हो जाता है, तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो देखिए, रत्नाकर, तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर। तो यहाँ पर रत्नाकर में संधि जो हुई है वो दीर्घ संधि हुई है। नीरस, इसका जो संधि विच्छेद होगा नीह धन रस, तो यहाँ विसर्ग संधि हुई है। और महोदधि, तो यहाँ पर महा धन उदधि। तो देखिए, आ है, आ के बाद ऊ है और आ और ऊ को मिलकर ओ आदेश हो गया है, तो यहाँ पर संधि हो गई है गुण संधि। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महोदधि। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ए जटाजूट, बी हिमालय, सी महादेव और डी दूर दूर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हिम का आलय, हिमालय, इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास हुआ है। महादेव, महान है जो देव, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और दूर दूर, दूर एक अव्यय है तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय। प्रश्न संख्या 83, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित हैं। अपर और कालिदास, गलत। मापदंड पाद देश, सी सपाद लक्ष्य, सूखी अलकनंदा और डी गिरी प्रतिनिधित्व और कठोर। तो शब्द क्रम में, शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार से होता है, तो उसी के अनुसार ये प्रश्न बनाकर पूछा गया है। तो ऑप्शन 83 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, अपर और कालिदास। तो देखिए, वर्णमाला में सबसे पहले अ आता है,
तो यहाँ पर ग है, यहाँ पर भी ग है और यहाँ पर भी स है, तो उसी से हमारा आंसर निकल जा रहा है। उसके बाद ओ आता है और ओ के बाद क। तो वर्णमाला में जिस प्रकार से वर्णों का क्रम होता है, शब्दकोश में भी उसी क्रम में शब्दों को दिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ए समाधि, बी कवयित्री, सी श्रृंखला और डी उज्ज्वल। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 में जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी श्रृंखला। तो देखिए समाधि में मात्रा छोटी होती है, समाधि ये शुद्ध रूप है। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। और उज्ज्वल में जो होता है उज्ज्वल। इस प्रकार से दोनों ही स्थान पर जो होता है वो ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो श्रृंखला है वो शुद्ध वाक्य है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न और पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो एक तो बनता है त्योहार, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मुमूर्षु, और दूसरा बनता है शुश्रूषा, और एक और बनता है श्रृंगार। तो इनको याद रखिएगा, त्योहार, मुमूर्षु, शुश्रूषा और श्रृंगार, इनसे भी शब्द शुद्धि के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रृंखला शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 85 कर्ण दानवीर थे, इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है। भाववाचक संज्ञा, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। तो देखिए प्रश्न संख्या 85 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दानवीर, कर्ण दानवीर थे, ये दानवीर एक प्रकार का विशेषण है। अब जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 से 90 तक, ये पद्यांश के आधार पर है। तो देखिए पहले पद्यांश देख लेते हैं। डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के, सुमन जिंगुला सोहे, तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतरो करे रोई नोन, कंजकली नायिका लता न सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो उपयुक्त काव्यांश को पढ़कर आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है? राम सौंदर्य के प्रति अनुराग की भावना, कृष्ण सौंदर्य के प्रति प्रेम की भावना, मीरा के प्रति दया भावना, या प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव। तो प्रश्न संख्या 86 में जो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव। निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार किसमें हुआ है? तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार होता क्या है कि यदि कोई व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और उसके भी 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पर किसमें अनुप्रास अलंकार हुआ है? ए सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, बी पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, सी प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, और डी जातक तेरे दानते भय कल्पतरु भूप। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सरल सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, तो पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव में अनुप्रास अलंकार हुआ है। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित पंक्ति में से पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को कहते हैं। तो यदि हम कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं और बीच में रुकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के। तो देखिए पलना के बाद हम रुके तो ये अल्प विराम लगा है, तो ये जो काव्य की भाषा में क्या कहलाता है? गति, यति, गण, गणबद्ध। तो यदि किसी पद्यांश को या किसी वाक्य को पढ़ते हुए, श्लोक को पढ़ते हुए यदि हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं तो वो कहलाता है यति। ऑप्शन ए यति कहलाता है। तो गति जो होती है, जैसे पढ़ने का हमारा तरीका जो होता है वो गति कहलाता है, जैसे द्रुत गति, मंद गति से। गण जो होते हैं, जब शब्दों को मात्राओं में विभक्त करके उसमें छंद का जब उसमें विधान किया जाता है तब गणों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यमाता, राजभान, सलगा सूत्र से यगण, मगण, तगण, इस प्रकार से जो गण बनते हैं, और उन्हीं गणों को बांध कर जब एक व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है तो उससे छंद बनते हैं, तो वो गणबद्ध कहलाता है। प्रश्न संख्या 89 कंजकली नायिका लता न सिर सारी दे,
रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो कंजकली नायिका में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी यमक और डी श्लेष। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो रूपक। जब उपमान और उपमेय में अभेद प्रकट होता है, उपमान और उपमेय में अभेद प्रतीत होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार जब होता है तो वहाँ पर अति स्पष्ट और सुंदर समानता को दिखाया जाता है। जैसे मुख चंद्र, तो चंद्रमा और मुख में समानता प्रकट की गई है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार के अंतर्गत होता है जब शब्द समूह की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार जब होता है तो श्लेष अलंकार में अनेक अर्थों वाले जो पद होते हैं उनका प्रयोग होने पर श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे विधु जो होता है, देखिए विधु का अर्थ चंद्रमा भी होता है और भाग्य भी होता है। तो अगर विधु शब्द का कहीं प्रयोग किया जा रहा है और इसी विधु शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो उस अर्थ की भिन्नता में वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे प्रतिकूलता ही विधो, तो विधो का अर्थ चंद्रमा भी होता है, भाग्य भी होता है। तो भाग्य के विपरीत होने पर या चंद्रमा के विपरीत होने पर, इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है जब अनेक अर्थों वाले प्रयोग के पदों के प्रयोग होने पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और इस वीडियो का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, कवि के अनुसार वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है तन मन और वन पर, केवल वन पर, केवल गोपियों पर और केवल पक्षियों पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन मन और वन पर वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 61 से लगाकर 90 तक जो 30 प्रश्न थे उन्हें देख लिया है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हिंदी में प्रश्न बनते हैं। परीक्षा का जो स्तर होता है उसके अनुसार कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जाता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मेरे द्वारा जो व्याख्या की गई है वो भी आपको बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।